आप सभी का रास्तर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने किया था कि साइंस का भी उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट किया था और आज भी दोस्तों साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। इससे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूँ, ठीक है। मेरा नाम दोस्तों राजकुमार है और मैं पहले यूट्यूब पर पढ़ा चुका हूँ। जो कि मेरा पहले चैनल का नाम था वो था राज ऑल अबाउट स्टडी, ठीक है। जो अगर जानना चाहता है क्या तो वो इसको विजिट कर सकता है, राज ऑल अबाउट स्टडी, ठीक है। और यूट्यूब पर कोई सर्च करेगा राज ऑल अबाउट स्टडी तो उसको मेरा पुराना वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर मैं पहले पढ़ाता था, ठीक है। तो अब मेरा ये नया चैनल है, इसको जरूर सपोर्ट करें, आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। जो भी तैयारी करने वाले हैं आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पता चल गया होगा पिछली वीडियो से, नहीं चलेगा तो इस वीडियो में जरूर पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, साइंस में अगर हम टारगेट रख रहे हैं, ठीक है, टारगेट टॉप 50 प्रश्न, हालांकि इसमें 30 प्रश्न आपको मिलेगा और 80/80 टारगेट रखना है। क्या 80/80? 80/80 का मतलब समझते हैं? मतलब आपका 80 नंबर का एग्जाम होता है और उसमें आपको 80 में 80 में दिलाऊंगा, ठीक है। अगर आप मेरी पूरी साइंस पढ़ लेते हैं, पूरी साइंस नहीं पूरा मैथ भी पढ़ लेंगे तो आपको पूरा नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल देखते हैं साइंस का, और थ्योरी क्लास में जल्दी स्टार्ट करूँगा आपके लिए, चिंता ना करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है। अब थोड़ा मैं इनको एक्सप्लेन भी करूँगा, है ना। अदर टीचर क्या करते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव कराएंगे उसे तो आप आंसर बताएंगे और निकलेंगे। से मान लीजिए इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन क्या है, इसमें आपका साइटोकिनिन जो डी नंबर है ये आपका पादप हार्मोन, ऐसे बताएंगे वो चले जाएंगे। अरे भाई इसका मतलब क्या, आप थोड़ा बताओ बच्चों को, है ना। तो मैं और बताता हूँ कि पादप हार्मोन का मतलब होता है, हार्मोन का मतलब होता है एक तरह से केमिकल। ये सब बायोलॉजी का पार्ट, जब बायोलॉजी आपको पढ़ाया जाएगा ना तो किया जाएगा, ठीक है। हार्मोन का मतलब क्या था, रसायन। तो पादप हार्मोन मतलब पादप में ये हेल्प करता है, कौन सा हार्मोन, साइटोकिनिन। और मैं आपको बताता हूँ, साइटोकिनिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, ऑक्सिन हो गया, ये सब एब्सिसिक अम्ल हो गया, ये सभी क्या है, पादप के हार्मोन है। जैसे हम सब जीव जंतु में आते हैं तो हम सब में भी हार्मोन होगा, जैसे एड्रेलिन हार्मोन होता है, थायरोक्सिन हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। उसी तरह पौधों में भी तो हार्मोन होगा ना, तो पौधों में यही सब हार्मोन, एक तो साइटोकिनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ये सभी इनके पादप के हार्मोन है, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हम जिस टूथपेस्ट से दांत साफ करते हैं बताइए वो क्या होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है या लवणीय होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, आप जो मंजन हो गया या कोई टूथपेस्ट या कोई महंगा सब यूज करता है, सबका अपना अपना ओपिनियन है जो जैसा यूज करे, ठीक है। तो वो जो टूथपेस्ट होता है ना वो सब क्या होता है दोस्तों, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय। अब सर क्षारीय का मतलब क्या है दोस्तों, क्षारीय का मतलब ये है कि वो जो होता है ना अम्ल को, उसका गुण खत्म कर देता है। देखो हम जो सुबह रात को खाना खाते हैं तो उसमें कुछ क्या होता है, खाना हमारे दांतों में चिपक जाते हैं और वो बैक्टीरिया का रूप ले लेते हैं जो कि एसिड फॉर्म करते हैं, एसिड उत्पन्न करते हैं, यानी कि अम्ल उत्पन्न करते हैं। अब बताओ, अगर आपके दांत में एसिड उत्पन्न हो गया, अम्ल उत्पन्न हो गया, तो आपका दांत खराब है ना होगा। अब दांत जब खराब हो जाएगा तो आपका दांत झड़ जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा बहुत ही कम उम्र में, है कि नहीं। तो उस दांत को ठीक करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, अब देखो एक बहुत अच्छा चीज़ है जो कि आपको याद रहना चाहिए कि अम्ल प्लस क्षार, अम्ल प्लस क्षारक जैसे मिल जाएगा ना मेरे भाई, तो वो बन जाएगा क्या, वो बन जाएगा आपका लवण, लवण बन जाएगा और क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। अब ये एक तरह से केमिस्ट्री का फॉर्मूला समझो, जैसे मैथ्स में फॉर्मूला होता है उसी तरह ये केमिस्ट्री में एक तरह से फॉर्मूला हो गया, ठीक है। क्या होता है, जब अम्ल और क्षारक आपस में मिलेगा ना तो वो क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। अब सर ये अम्ल और क्षारक होता क्या है, अम्ल क्या होता है जो स्वाद में खट्टा होता है, क्षारक क्या होता है जो स्वाद में कड़वा होता है, लवण क्या होता है ना इसमें अम्ल का स्वाद ना इसमें क्षारक का स्वाद, वो एकदम लवणीय एक तरह से नमक टाइप का कह सकते हो, ठीक है ना। और जल बनता है, इसमें क्या होता है, अम्ल और क्षारक जैसे अभिक्रिया करके लवण बनाए ना, तो अम्ल और क्षारक अपना अपना गुण खो देता है और लवण बना लेता है। इसी तरह दोस्तों हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जो हम जो दांत जो रात को खाना खाएं, जो बैक्टीरिया सब उसमें उत्पन्न हो गया था तो उसमें अम्ल उत्पन्न कर दिया। अब अम्ल क्या था, बहुत खतरनाक होता है हमारे शरीर के लिए, कुछ अम्ल अच्छे भी होते हैं, कुछ अम्ल खराब भी होते हैं। जो अम्ल हमारे लिए खराब होता है वो दांत में सब लग जाएगा तो दांत खराब कर देगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब अम्ल का दुश्मन कौन है, अम्ल का दुश्मन कौन है, क्षारक है। तो फटाक अम्ल को क्षारक के साथ मिलाओ तो क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा। अभी तुरंत हम बताए हैं, तो लवण बन गया तो क्या हो गया, सब जो हमारा दांत अम्ल से घिरा हुआ था वो सब खत्म हो गया। इसीलिए हम दोस्तों सुबह सुबह दांत धोते हैं, या मंजन से धो लो या आप टूथपेस्ट से धो लो, किसी से भी धो लो, वो सब क्या होता है, क्षारीय होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा क्षारीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एक होता है दोस्तों एल्किन होता है, अगर लिखना चाहते लिख सकते हैं इसको, एक होता है एल्किन, हालांकि मैं सब पढ़ाऊंगा। एल्केन होता है, एक होता है एल्किन और एक होता है एल्काइन। एक क्या होता है, एल्काइन होता है। क्या होता है, एल्काइन होता है। तो एल्केन, एल्किन, एल्काइन। तो एल्काइन ने पूछा है, तो एल्काइन का सूत्र दोस्तों होता है आपका ये होता है, क्या कहते हैं, जो एल्काइन का सूत्र आपका होता है वो आपका होता है क्या, एक मिनट, एल्काइन का जो आपका सूत्र होता है
वो होता है आपका CnH2n-2, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर एल्केन पूछता तो एल्केन का दोस्तों हो जाता ऑप्शन नंबर बी हो जाता। अगर एल्किन पूछता तो एल्केन का ए हो जाता, एल्किन का ए हो जाता। ये सब याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, मतलब कह सकते हो तीव्र, मतलब बहुत तेज प्रकाश चलता है, तो वो होता है निर्वात में। अब सर निर्वात क्या है? निर्वात दोस्तों एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि ना जहाँ कुछ भी ना मिले, ना हवा मिले ना पानी मिले, एक धूल का कण भी नहीं मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? निर्वात बोलते हैं। तो निर्वात में अब बताओ, प्रकाश को चलने के लिए ना कोई माध्यम का जरूरत नहीं होता है। प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं होता है। अब बताओ निर्वात में कोई माध्यम ही नहीं है, अब जब कोई माध्यम नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ निर्वात में क्या प्रकाश तेज चलेगा, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा, ठीक है, निर्वात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमारा शरीर का पीएच मान डैश से डैश तक कार्य करता है। अब सर पीएच मान का मतलब क्या, थोड़ा हमको बता दीजिए। हालांकि जहाँ मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ दोस्तों, यहाँ मैं ये सब करवा चुका हूँ। अम्ल क्षार लवण 3rd चैप्टर चल रहा है धातु उसमें, ठीक है, आपको भी करवाऊंगा, लेकिन आप शेयर जरूर करो यार दोस्तों के पास, ठीक है। आप मेरा देख लो ना एक बार, राज ऑल अबाउट स्टडी जाओ, वहाँ आपको मेरा पढ़ाने का अंदाजा पता चल जाएगा, वहाँ कैसे मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। एक बार जाकर उसको देखो ना भाई, ठीक है ना। तो हमारे शरीर का पीएच मान का मतलब ये होता है मेरे भाई साहब, पीएच मान हमारा ये बताता है कि कोई भी अम्ल और क्षार कितना खतरनाक और कितना कमज़ोर है, ठीक है ना। तो पीएच मान हमारे शरीर का जो रहना चाहिए ना, वो रहना चाहिए 7 से 7.8 के बीच। अगर हमारे शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 के बीच है तो हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, कोई प्रकार की बीमारी नहीं है। अगर तनिक भी से कम हुआ ना तो समझ जाओ हमारे शरीर में कोई ना कोई रोग अपने आप उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल बताते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन वीडियो लंबा होने से ये सब नहीं होता है, आप देखिए, क्योंकि मैं उसमें डिटेल बताता हूँ ना। अब अदर टीचर क्या करेंगे, जैसे आएंगे इसका क्वेश्चन इसका आंसर होगा 7 से 7.8, ऐसे बता के वो नेक्स्ट क्वेश्चन चल जाएंगे, तो ऐसे थोड़ा ना होता है, सब बताना पड़ेगा ना भाई कैसे होता है कि नहीं। चलो, तो 7 से 7.8 हो गया। अब थोड़ा मैं बताता हूँ, पीएच मान का मतलब होता है कि अगर किसी वस्तु का पीएच मान 7 है ना, 7 है तो हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल वो उदासीन है। अगर पीएच मान 7 से कम है, बात को जरा ध्यान से सुनो, पीएच मान 7 है तो उदासीन है, मतलब हमारे लिए कोई हानिकारक नहीं है। अगर पीएच मान 7 से कम है तो वो अम्ल हो जाएगा, और अम्ल क्या हमारे लिए खतरनाक है। अगर 7 से तनिक भी ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। तो हमें ना क्षार चाहिए ना अम्ल चाहिए, हमें चाहिए बिल्कुल क्या, एकदम चाहिए बिल्कुल उदासीन, बिल्कुल स्वस्थ रहें। तो स्वस्थ रहने के लिए हमारा पीएच मान चाहिए 7 से 7.8 तक चाहिए, ठीक है भाई, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको याद कर लो, सारा इंपॉर्टेंट ही है, फालतू क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इसको शॉर्ट में पीओपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पीओपी, दैट मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है भाई। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किससे होता है? तो भाई साहब ये होता है जिप्सम से। अब बोलो सर जिप्सम क्या है? जिप्सम मेरे दोस्त एक बहुत ही कठोर ठोस पदार्थ है, कह सकते हो। जैसे सीमेंट कितना खतरनाक होता है, सीमेंट को तुरंत पानी में घोलो कितना जम जाता है, अगर नहीं उसका काम होगा तो। सीमेंट में पानी घोलो, अगर उसका काम तुम नहीं करोगे तो वो जम जाएगा। उसी तरह जिप्सम है, जिप्सम इतना कठोर पदार्थ होता है ना कि मतलब बहुत हड्डी तरफ, इसको मारो तुम्हें चोट लग जाएगी, इतना कठोर होता है। तो जिप्सम से दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम निर्माण कर सकते हैं। जब जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करते हैं ना तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ठीक है। आप फिलहाल सुनिए, ये जब थ्योरी कराऊंगा तो होगा, चिंता नहीं करना है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया के दौरान विलयन के नीचे ठोस पदार्थ जमता है? तो मेरे भाई साहब इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया। अब बोलो सर अवक्षेपण, देखो ये जो अवक्षेपण तुमको वर्ड दिख रहा है ना, इस अवक्षेपण का मतलब ही होता है जमना। अवक्षेपण का मतलब ही होता है जमना। तो अपघटन तो नहीं होगा, उदासीनीकरण भी नहीं होगा, विस्थापन भी नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवक्षेपण, ठीक है। जो एक्सप्लेन करने लायक होता है मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये सब जो है इसमें तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, जब पढ़ाएंगे तो दिक्कत पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना ज़्यादा पसंद करेंगे? मेरे भाई साहब तो शब्दकोश का मतलब क्या होता है? अरे डिक्शनरी नहीं सुने हो, उसी को शब्दकोश बोलते हैं, ठीक है ना। तो डिक्शनरी में कितना बहुत छोटा छोटा वर्ड होता है, तो उन छोटे छोटे वर्ड को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए? वो अक्षर बड़ा दिखना चाहिए, है कि नहीं, तभी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि उसमें छोटा अक्षर पहले ही होता है। और मान लो और छोटा वाला लेंस हम लगा लेंगे तो कैसे दिखेगा? तो हमको चाहिए कोई ऐसा लेंस चाहिए कि जो हमको डिक्शनरी में जो छोटा छोटा लिखा ना वो बड़ा दिखाए। तो ऐसा काम करता है मेरे दोस्त उत्तर लेंस। कौन करता है? उत्तर लेंस। उत्तर लेंस का काम यही है कि जो छोटा चीज़ है ना उसको बड़ा करके दिखा देना, एक इसका काम होता है उत्तर लेंस का। लेकिन इस पर भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? उसका फोकस दूरी पर निर्भर करता है। अब आपको अक्षर बड़ा दिखाएगा, इसके निर्भर किस पे करेगा? फोकस दूरी पर। फोकस दूरी जितना आप कम लोगे उतना आपको आवर्धन बड़ा करके दिखाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 cm फोकस दूरी का उत्तर लेंस। देखो उत्तर लेंस ऑप्शन ए में भी है, लेकिन फोकस दूरी ज़्यादा है, तो फोकस दूरी ज़्यादा और हमको छोटे दिखा देगा, तो हमको उत्तर लेंस 5 cm का चाहिए। तो समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या है? तो ये सब तो रट लो, इसका मात्रा क्या होता है? ऑप्शन ए एम्पियर होता है, ठीक है। वाट किसका होता है? विद्युत शक्ति का।
विद्युत विभवांतर का वोल्ट, विद्युत ऊर्जा का जूल, ठीक है, सब रट लो। अब देखो एड्स का पूर्ण पता है। अब मैंने इसका ऑप्शन नहीं दिया, इसको सीधा याद कर लो। बोलेगा एड्स का फुल फॉर्म बताओ, तो एड्स का फुल फॉर्म मेरे भाई होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये तो रट ही लो, ठीक है, इसमें कुछ हम नहीं कर सकते, तुमको रटना ही पड़ेगा। एड्स एक बीमारी है, आगे चल के बायोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक बोल सकते हो वायरस फैलने वाला बीमारी कह सकते हो, ठीक है, एड्स। अब निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? अब युग्मक क्या होता है दोस्तों? जो आपका युग्मक सेल होता है ना, जो कि बोल सकते हो युग्मक सेल से नर युग्मक, मादा युग्मक। तो नर युग्मक का कौन है? तो नर युग्मक में हो जाएगा अंडाणु तो होगा, ये तो मादा युग्मक हो गया, और ये शुक्राणु हो जाएगा। तो शुक्राणु क्या होता है? नर का मतलब क्या था? पुरुष, मतलब पुरुष में जो पाया था शुक्राणु, जिसको आप स्पर्म बोलते हो ना। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अंडाणु हो जाएगा मादा युग्मक में, ठीक है। बाकी योनि, फैलोपियन ट्यूब, ये सब मादा जनन तंत्र का पार्ट है, रिप्रोडक्शन सिस्टम में पढ़ाई पता चलेगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। दोस्तों इसमें दोनों पर मुक्त होता है। कैसे होता है कि विद्युत अपघटन में 2 इलेक्ट्रोड होता है, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। मान चलो ये हम ले लिए, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, जो समझाने वाली चीज़ तुमको बता देते हैं, ठीक है। मान चलो ये हमारा एक बीकर ले लिए, इसमें 2 इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड एक इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड हो गया। जितना एक्सप्लेन कर रहा हूँ उतना आप सीखो, बाकी तो पूरा तो भी संभव नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कराना है। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये एक को बोलते हैं एनोड और एक को बोलते हैं कैथोड। तो इन दोनों पर इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होता है, ठीक है, दोनों पर क्या, जब इसमें करंट देते हैं ना हम, तो दोनों पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो क्या आ जाएगा? एनोड कैथोड दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जिबरेलिन क्या है? अभी तुरंत मैंने दोस्तों बताया था, जिबरेलिन क्या है? एक हार्मोन है। और कौन सा हार्मोन है? मनुष्य में पाया जाने वाला नहीं, पादप में पाया जाने वाला हार्मोन है, ध्यान रखना है। जिबरेलिन क्या बता दें? जिबरेलिन हो गया, ऑक्सीन हो गया, साइटोकिनिन, एफसीसी का अम्ल, एथाइलिन हार्मोन, ये सभी दोस्तों पादप में पाए जाने क्या है? हार्मोन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान आवर्त सारणी किसका दिया गया? मतलब जो आवर्त सारणी समझते हो आप, वो जो पीरियोडिक टेबल दिया, इसमें दिया हाइड्रोजन का परमाणु संख्या, यही सब जो पूरा दिया ना, 118 तत्व जो दिया है, तो ये कौन दिया है? वर्तमान का मतलब अभी जो हम सब पढ़ते हैं, तो ये दिया दोस्तों मोसले का। किसका दिया? मोसले का। मोसले से पहले मेंडलीव ने, मेंडलीव से पहले न्यूजीलैंड ने दिया था, न्यूजीलैंड से पहले भी किसने दिया था? आपका क्या कहते हैं, डोबेराइनर ने, ठीक है। चलो अब कह रहा है कि आवर्त सारणी के, एक मिनट, कह रहा आवर्त सारणी के 36 कतारों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आवर्त सारणी का जो 36 कतार होता है ना दोस्तों, तो आवर्त सारणी के 36 कतारों को हम कहते हैं, 36 बोल रहे हैं। 36 का मतलब होता है कि दोस्तों एकदम लेटा हुआ है। 36 का मतलब क्या था? लेटा हुआ। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आवर्त हो जाएगा। और खरा बोलेगा ना, तो खरा हो जाएगा आपका वर्ग हो जाएगा, लेकिन ये 36 बोल रहा है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा आवर्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये सब देखो भाई थ्योरी करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल याद रखो समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनता है? दोनों टाइप का बन सकता है। क्या? दोनों, वास्तविक बन सकता है और काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब होता है नकली प्रतिबिंब, जबरदस्ती बनाया जाता है, ठीक है ना, ये सब। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? अब ग्रंथि का दोस्तों मतलब क्या होता है? ग्रंथि का मतलब होता है जो कोई ना कोई एक रस निकाले, एंजाइम निकाले, है ना, केमिकल निकाले, उसको ग्रंथि बोलते हैं। तो ये कौन सा सबसे बड़ी ग्रंथि बोला? तो लीवर है। क्या हो जाएगा? लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर का, ठीक है, जो कि पेट के ऊपर होता है। नेक्स्ट है उत्तल लेंस का सूत्र क्या? अब सूत्र में तो हम कुछ कर सकते हैं नहीं, तुमको रटना ही है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/f बराबर 1/v - u। और दर्पण का बोलेगा तो बीच में खाली प्लस लगा देना, ठीक है ना। चलो देखते हैं। अब अमीटर को जोड़ा जाता है, तो अमीटर को जोड़ा जाता है दोस्तों श्रेणी क्रम। अमीटर क्या है दोस्तों? अमीटर कुछ भी नहीं है, अमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है, जो कि हमारे विद्युत धारा को मापता है, और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। ओम के नियम में किसका मान अचर होता है? अच्छा, अचर का मतलब समझते हो? अचर का मतलब दोस्तों होता है, अचर का मतलब होता है एकदम फिक्स, हिलना भी डुलना भी नहीं है, बिल्कुल फिक्स है, नियत है। तो ओम का नियम जब पढ़ते हैं, तो ओम एक वैज्ञानिक है जिनका पूरा नाम है साइमन ओम, वही नियम दिया। ये बोला कि ताप जो अचर रहना चाहिए, ताप अगर अचर रहेगा ना, तभी जो होगा विद्युत धारा परिपथ के दोनों सिरों के विभवांतर बीच क्या होगा? समानुपाती होगा, ठीक है। फिलहाल याद रखो यार, जब पढ़ेंगे तो बोलेंगे तुमको सब याद आएगा, हाँ उस समय पढ़ा रहे थे सर, हमको याद आ रहा है, ठीक है। फिलहाल लेकिन याद भी तो रखो, घटा तो है नहीं, फ़ायदा ही होगा, याद करने से फ़ायदा ही होगा। अब कह रहा है कि मैग्नीशियम रिवर को जब जलाते हैं, एक मिनट, मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं ना, तो वो बन जाता है, तो क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। अब देखो भाई साहब, ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? जो ऑक्सीकृत हो गया। अब ऑक्सीकृत का सर मतलब क्या है? और जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है उसी का मतलब ऑक्सीकृत है। मतलब मैग्नीशियम एक धातु होता है। मैग्नीशियम क्या होता है? एक धातु होता है। जब मैग्नीशियम को जलाएंगे ना, एक बात कान खोल के सुन लो कि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो भाई मैग्नीशियम को भी जला रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें हमें ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन चाहिए, इसका मतलब क्या है? कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है। अरे जो जल रहा है ना, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है। तो जल के जैसे Mg है,
तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, मतलब O2 से अभिक्रिया करेगा, मतलब जलेगा, तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा हमारा, ये बना लेता है MgO बना लेता है, MgO बना लेता है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक निष्क्रिय गैस। अब सर, निष्क्रिय गैस क्या होता है? निष्क्रिय गैस मेरे भाई साहब वो होता है जो किसी से भी अभिक्रिया ना करता, मतलब बिल्कुल ये स्थिर है, हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं है, बस इतना ही सोचता है ना, क्योंकि इसका बाहरी कक्षा में पूर्णतः अष्टक जो है ना, इसका इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ है, इसलिए इसको निष्क्रिय कर। तो इसमें हो जाएगा आपका हाइड्रोजन तो नहीं होगा, आर्गन हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, एम, सी दोनों। ये आर्गन, हीलियम, क्रिप्टोन, जेनॉन, रेडन, आवर्त सारणी में देखना 18वें ग्रुप में जो होगा ना, सभ्य का निष्क्रिय कैसे है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धोवन सोडा। अरे बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है? तो धोवन सोडा दोस्तों सूत्र होता है, ये होता है आपका Na2CO3 10H2, ठीक है। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, धोवन सोडा। वही जो कपड़ा अपन धोते हैं ना, उसको धोवन सोडा बोलते हैं। तो ये सब सूत्र है, इसको याद रख लो। अब दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त लाल क्यों होता है? मतलब जो खून, रक्त का मतलब खून, हमारा जो खून लाल होता है ना, क्यों होता है? तो वो होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन कारण। किस कारण? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्राकृतिक पदार्थ है जो कि बैंगनी कलर का होता है ना, और इसी कारण जो हमारा खून जो होता है ना, वो लाल होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, वह है। तो पिछले वाली वीडियो में हमने बताया था थोड़ा अम्ल क्षार का कॉन्सेप्ट। तो अम्ल क्या करता है? अम्ल दोस्तों ध्यान से सुनना, देखो यही सब तुम नहीं सुनते, सोचते कि क्या बता रहे हैं। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्षार क्या करता है? वो लाल को नीला करता है। अम्ल नीला को लाल, क्षार लाल को नीला। तो यहाँ क्या कह रहा है? लाल को नीला, तो इसका आंसर क्या होगा? क्षार हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक kWh का मतलब किलोवाट घंटा का मान क्या होता है? तो ये होता है आपका 3 × 10⁶ जूल होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ओजोन के अणु का द्रव्यमान कितना होता है? ओजोन का सूत्र याद रखें, इसका सूत्र होता है O3 होता है, ठीक है। O3 होता है, तो कितना होगा? ऑक्सीजन के एक का होता है 16, तो 3 है ना, 16 × 3 कितना होगा? 48। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो ये सब याद रख लो, इसको एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको एल्डिहाइड कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अब तो ये सब न्यूमेरिकल वाला थोड़ा सवाल है, ठीक है। सवाल कह रहा है आपका कि हाँ 29 नंबर होगा ना, हाँ। तो इसका आंसर तो एल्डिहाइड हो जाएगा, CHO को एल्डिहाइड कहते हैं, पता चलेगा, सब चौथे चैप्टर का पार्ट है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि 10 ओम, इसको ओम बोलते हैं, जो दिख रहा है ना आपको, ऐसे करके इसको ओम बोलते हैं। तो कह रहा 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? अब समतुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है कि ऐसा प्रतिरोध जो कि सबको एक तरह काम हो। मान लो एक खेत में 2 आदमी काम कर रहा है, लेकिन हम सोचते हैं एक ऐसा आदमी ला दे जो दोनों का काम अकेले कर दे, तो उसे क्या बोलते हैं? समतुल्य। तो यहाँ परिपथ में 10 ओम 20 ओम दो काम कर रहा है, लेकिन हम एक ऐसा परिपथ लाएंगे, तो एक ऐसा प्रतिरोध लाएंगे जो कि दोनों का काम अकेले कर दे, उसको बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध। तो दोनों जोड़ दो, 10 20 क्या होगा? 30 हो जाएगा, तो इसका आंसर 30 हो जाएगा। और ये श्रेणी क्रम का सूत्र था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। लास्ट में आप टारगेट देख सकते हैं, ठीक है। मनुष्य के कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े। 23 जोड़े, जोड़ा का मतलब 2 होता है, तो 23 × 2 46 भी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए हमारा तो टारगेट वो क्या है? टारगेट 80/80, मतलब 80/80 दिलाएंगे आपको, ठीक है। 80/80 आपको दिलाएंगे हम, ठीक है। टारगेट क्या? 80/80, 80 का ऑब्जेक्टिव आता है, 80 ऑब्जेक्टिव आपको जरूर आएगा अगर आप हमसे पढ़ते हैं, ठीक है। और बाकी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जो भी है अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ऐसे ऐसे मैं आपको कंटेंट देता रहूँगा। और देखिए मेरे में क्या है कि जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराता हूँ ना, तो उसका सोल्यूशन भी देता हूँ। अदर टीचर क्या करते हैं? सिर्फ उसका ऑब्जेक्टिव कराते हैं, आंसर बताएंगे, जाते जाएंगे। कम से कम एक्सप्लेनेशन बताने से ये होता है कि बच्चों को याद भी हो जाता है कई क्वेश्चन, इसलिए मैं वो भी बताता हूँ। हालांकि देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, 17-18 मिनट का हो गया, लेकिन कोशिश जगह हो क्या इतना लंबा वीडियो देखिए, लेकिन गलत बात, आपको एक्सप्लेनेशन भी तो मिल जाए ना, है ना। लेकिन ये लोग समझते हैं नहीं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।